Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. जोधपुर में धूप सेंकती मथानिया मिर्च, गोवा में सैर करता सौरपतल, बंबई की लोकल ट्रेन में सफर करते वड़ा पाव और गुजरात के रंग समेटी गुजराती थाली। पश्चिम भारत, यहाँ का खाना, यहाँ की रंग भरी जिंदगी और इतिहास का अक्स है। चाहे वो राजस्थान में पका लाल मांस हो, चौपाटी पे घुटी पाव भाजी या मराठी शोहरत के रंग लिए बना ताम्र रसा, जितना बेमिसाल इनका स्वाद है उतनी ही दिलचस्प है इनके इजाद से जुड़ी कहानियां। ये है कहानी पश्चिम भारत के खाने की। पश्चिम भारत, रण हो या रेगिस्तान, दरिया हो या पहाड़, भारत का यह हिस्सा गुलजार है अलग अलग रंगों तहजीब के समुदायों से। राजस्थान के महलों में, यहां की रसोइयों में आज भी नजर आता है खाने को लेके एक जुनून। शिकार भले ही अब गैर कानूनी हो, मगर राजपूतों की रसोइयों में शिकार से जन्मी डिशेस, जिसे गेम फूड क्विजीन कहा जाने लगा, आज भी पकाई जाती हैं। और ऐसी ही एक डिश है खड़ खरगोश, जो बनाई जाती थी खरगोश को खड्डे में पका के। साबुत खरगोश को साफ करके और उसके अंदर क्या करते थे, मसाला भर दिया जाता था। फिर उसको उसके बाहर इतनी बड़ी बड़ी चपातियाँ बना के किलो 1.5 किलो आटे की, और वो उसके चारों तरफ लपेट देते थे। फिर गीली करके टाट बोरी होती है ना, उसको गीला, थोड़ा गीला करके वो लगा के और खड्डा खोदते थे, और उसमें गाय के गोबर के कंडे होते हैं ना, उनकी आँच से चारों तरफ उसके भरते थे और उसका मुंह बाहर रखते थे बेचारे का। फिर उसके कीमा डाल के उससे घी डाला जाता था। खड़ खरगोश तो आजकल मिलना मुश्किल है, मगर खड़ खरगोश की ही विधि से बनता है खड़मुर्ग। जहां एक ओर राजस्थान की रसोइयों में शिकार से जन्मा खड़ खरगोश पकाया जाता था, वहीं दूसरी ओर जयपुर के बड़े बड़े देगों में पकता है मथानिया की सुर्खी लाल मिर्च से बना लाल मांस। लाल मांस जो एक है, जो कि एक स्पेशलिटी है यहाँ की, सब अपने अपने स्टाइल से बनाते हैं। मैं अपने स्टाइल से बनाता हूँ या और कोई अलग स्टाइल से बनाता है, लेकिन लाल मतलब वो इतना लाल होना चाहिए कि बिल्कुल आपको लगेगा डीप रेड कलर। लाल मिर्च के साथ साथ लाल मांस में डलता है अदरक, लहसुन और खड़े मसाले। और इस लाल मांस की खासियत है इसमें डलने वाली मथानिया की लाल मिर्च, जो मथानिया में पिछले 200 सालों से उगाई जा रही है। जोधपुर में एक मथानिया करके यहाँ पर एक गांव है, उसके अंदर राज परिवार में से कोई महाराजा थे। उन्होंने कहीं से बीज मंगवा के वहाँ के किसानों को दिया था, और उसमें आपको पता है फर्टिलाइज़र क्या डालते हैं? बंद किलों में, हवेलियों में बेड्स की जो लेफ्ट ओवर होते हैं, बीटें होती है, उसको इकट्ठा करके वो मिर्ची में डाला जाता है एज ए खाद। लेकिन ये मिर्च राजस्थान की अपनी पैदाइश नहीं है। आज से 5000 साल पहले मैक्सिको में लाल मिर्च का वर्णन मिलता है। ये मिर्च भारत पहुंची 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के साथ। उससे पहले भारत के लोग मिर्च के नाम पे काली मिर्च का इस्तेमाल करते थे। आईने अकबरी में भी सिर्फ काली मिर्च का ही जिक्र मिलता है। और ये लाल मिर्च राजस्थान पहुंची बारास्ता गोवा, जो गढ़ बना पुर्तगालियों का
जब सन 1510 में पुर्तगाली जनरल अल्फोंसो द अल्बकर्क ने गोवा पर हमला कर इसे अपने कब्जे में किया। 450 साल चले पुर्तगाली शासन की छाप यहाँ की वास्तुकला और खाने में बखूबी देखने को मिलती है। गोवा में जो पुर्तगालियों का खाना था वो बिल्कुल वो नहीं था जो पुर्तगाल में पुर्तगाली खाते थे। पुर्तगाली उस ज़माने में जो कॉन्क्वास्टिडोर्स थे, एक्सप्लोरर्स थे, सरकमनेविगेशन ऑफ ग्लोब का करने वाले जहाजरानी वाले थे, वो लोग जब ब्राज़ील तक पहुँचे तो वहाँ का कुछ खाना अपने यहाँ ले आए। उस खाने को वो हिंदुस्तान तक लाए और चीन तक ले गए, मकाऊ तक। तो पुर्तगाली जब दक्षिण पूर्वी एशिया से गुजर रहे तो कुछ चीज़ें जो आज का मलेशिया है, मलाक्का का बंदरगाह था, वहाँ से उनकी पसंद का वहाँ विकसित हुआ। मगर ये खाना बुनियादी तौर पर जिसे क्रियोल खाना कहते हैं वो खाना है कि उसमें यूरोप के खाने का कुछ तत्व है, दक्षिण अमेरिकी मूल खाने के कुछ तत्व हैं और कुछ हिंदुस्तानी खाने का असर उस पर है। हिंदुस्तानी खाने पे सबसे गहरा प्रभाव पुर्तगालियों का ही है, जो यहाँ आलू, लाल मिर्च, विनेगर, पनीर और कई अन्य शाक सब्जियां लाए, जो आज हमारे खाने का हिस्सा है। मगर गोवा में पुर्तगाली प्रभाव सिर्फ इन सामग्रियों तक ही सीमित नहीं था। गोवा को तोहफा मिला कई पुर्तगाली डिशेस का, जिसने यहां जन्म दिया गोवन कैथोलिक क्विजीन को। ऐसी ही एक डिश है पोर्क से बनी सोरपोटेल। और जब वहाँ पोर्क से बनाया जाता है तो उसे बनाकर खास खाने वाले जलसे के अवसरों पर कुछ दिन पहले बनाया जाता है ताकि वो रच बस जाए उसमें सारा स्वाद। और शायद इसकी शुरुआत इस तरह हुई कि महीनों लंबी जो जहाज की यात्रा होती थी उसमें खाने के लिए कोई चीज़ ऐसी होती थी जो पिकलिंग मसाले के साथ बनी हो, जो बिगड़े नहीं। गाढ़े लाल रंग का ये सोरपोटेल गोवा पहुंचा 16वीं सदी की शुरुआत में उन नाविकों के साथ जो इसे लंबे सफर में खाते थे, क्योंकि इस डिश में डला विनेगर मीट को हफ्तों तक खराब होने से बचाता था। सोरपोटेल के साथ एक और गोवन क्रियोल डिश जिसने देश भर में ख्याति प्राप्त की है, वो है सिरके या वाइन से बना विंदालू। The second dish, which makes a lot of history, is called the Minail Ho. They used to say the Khan, the Vinail Ho. Now, if you break that word up, Vin, V-I-N is wine, A-I-L is garlic, and of course I say the ho is for us to say, come on, it's quite a bland preparation because they use olive oil, bay leaf, etc. Now they brought that preparation into Goa with all these minus the spice condiments. Remember when the seafarers or the men who wanted to settle here married the locals could not taste that bland food, and they put in their own improvisations, including the chilies which the Portuguese brought in, and they created that vindaloo. Gosh, even when you say it, you have to say it with a ooh, because that is the flavor of the month that comes in when everybody comes into Goa to have that vindaloo. आज गोवा में भले ही पुर्तगाली शासन ना हो, मगर विंदालू और सोरपोटेल जैसी डिशेज जिंदा रखे हैं उनकी तहजीब को। जहां गोवा में पुर्तगाली अपना व्यापार और साम्राज्य मजबूत करने में लगे थे, वहीं 18वीं सदी की शुरुआत में औरंगजेब के इंतकाल के साथ महाराष्ट्र में मराठा ताकत ने जोर पकड़ा और पेशवा शासन के तहत इनकी सीमा दिल्ली से अरब महासागर और बंगाल की खाड़ी तक फैली। इस दौर में विकास हुआ पेशवाओं की मराठा क्विजीन का, और आज भले ही यहाँ पेशवा ना मिले, मगर उनका खाना जिंदा रखे है उनकी याद को। पेशवाज बेसिकली प्योर वेजिटेरियंस थे, एंड दे हैड अ सिंपल काइंड ऑफ फूड। जब नाना फडणवीस जो जस्टिस थे वो जब आ गए तो उन्होंने फिर फूड का सिस्टम लगाया कि 5 टाइप की सब्जियां होनी चाहिए, जो मीठी है, कड़वी है वगैरह, ऐसे 5 टाइप की सब्जियां सुबह शाम को। फिर वो बनाने वालों का हेल्थ कैसा होना चाहिए, नेल्स कैसे, नाखून कैसे काटे होने चाहिए। 18वीं सदी से चले आ रहे पेशवा काल के दौरान मराठी खाने में सब्जियों को ले कई डिशेस का इजाद हुआ, और पेशवाओं को पेश की जाने वाली ऐसी कई डिशेस थीं जो आज भी सुनने को मिलती हैं, और थोड़ा तलाशने से
शायद आपको इनका जायका भी चखने को नसीब हो। ऐसी ही एक डिश है भरली वांगी यानी भरवा बैंगन, जो बनती है बैंगन में आलू या मटर की पिट्ठी भर उसे तलने से। बैंगन मूलतः एक हिंदुस्तानी सब्जी है जिसका विकास यहीं हुआ और अंग्रेज इसे अपने साथ इंग्लैंड ले गए। इस देसी बैंगन के अलावा हिंदुस्तान की ही उपज शकरकंदी से बनी शकरकंद खीर एक नायाब डिश है पेशवा काल की, जो आज बहुत कम खाने और सुनने को मिलती है। इस खीर के स्वाद को दोगुना करने के लिए यहाँ के रईस वर्ग इसमें शकरकंदी, दूध और चीनी के अलावा मेवा और दालचीनी भी डाला करते थे। जहां महाराष्ट्र का पेशवा खाना मूलतः शाकाहारी था, वहीं शिवाजी के वंशज जो पेशवा शासन काल में आराम पसंद राजा थे, जी तोड़ के गोश्त खाना पसंद करते थे। और इन्हीं की रसोइयों में जन्म हुआ ताम्रा रसा और पांडरा रसा जैसे गोश्त की डिशेस का, जो महाराष्ट्र के मांसाहारी खाने की राजदूत हैं। एक तांबड़ा रस्सा बोलते हैं विच इज़ रेड इन कलर, और दूसरा जो है पांडरा माने वो वाइट ही रहता है, जिसमें कैशू नट्स यूज होते हैं, खसखस यूज होती है। ताम्रा रसा को लाली देती है कोल्हापुर की मशहूर कोल्हापुरी लाल मिर्च, और पांडरा रसा की सफेदी का कारण है महाराष्ट्र के खाने में, खास तौर से यहाँ के तटवर्ती खाने में नारियल का खुला इस्तेमाल। और महाराष्ट्र के राजा, पेशवा और रईस वर्ग पांडरा रसा में काजू का भी इस्तेमाल किया करते थे। If you go to see the Pandra Rasa which we make now, and what you will eat in any restaurant is totally different from what it was earlier. Because just to make a bowl of Pandra Rasa, it's very expensive. So the hotel owners can't afford it. So what they do is now they put corn flour and they've sort of made it for the commoner. मराठा ताकत अपने शिखर पे पहुंची 18वीं सदी की शुरुआत में, जब पेशवा बाजीराव ने साम्राज्य की सीमा और शोहरत दिल्ली तक फैलाई। और इसी दौरान उत्तर भारत से महाराष्ट्र पहुंची खिचड़ी, जो उस दौर में सिर्फ उत्तर भारत के कुछ खास रसोइये बनाया करते थे। खिचड़ी असल में एक प्राचीन खाना है जिसकी शुरुआत आज से कुछ 3000 साल पहले हुई, और 18वीं सदी के अंत में जब अंग्रेजों का खिचड़ी से पाला पड़ा, तो उन्होंने इसका अंग्रेजी नामकरण केजरी के नाम से कर दिया, और फिर वो इसे अपने साथ इंग्लैंड ले गए। पश्चिम भारत के ये तट वो लाइट हाउस हैं जिसे देख इस्लामिक व्यापारी इस्लाम ले यहां पहुंचे 7वीं शताब्दी में, और साथ ही इनके साथ यहां आया इनका खाना। आज भी कोंकण में रहने वाले मुसलमान अपने आप को उन्हीं मुसलमान व्यापारियों का वंशज मानते हैं, और इनमें से कुछ आज भी बेरी मुस्लिम कहलाए जाते हैं, जहां बेरी शब्द का अर्थ है व्यापारी, उन अरबी व्यापारियों के पीछे जो यहां आ बसे। और इस समुदाय की एक डिश जो इनके खाने का परचम है, वो है बेरी बिरयानी, जो देश भर में मिलने वाली बाकी बिरयानियों से हटकर है। बिहारी मुस्लिम एक नारियल 1 किलो चिकन के लिए या मटन के लिए 1 नारियल का रस डालने का रिवाज है, और हरी मिर्च बहुत डालते हैं। 1 किलो के लिए 40 हरी मिर्च डालते हैं। और दम बिरयानी रहती है इनका, राइस अलग से बनाते हैं और चिकन को या मटन को अलग से बना के फिर बाद में लेयर्स बना के ही करते हैं, और ऊपर से जैसे आटा लगा के उसको दम करते हैं ना, वैसे ही दम बिरयानी होती है। बेरी बिरयानी में नारियल का इस्तेमाल देखने को मिलता है दक्षिण भारत और तटवर्ती इलाके के प्रभाव से, और हरी मिर्च का इस्तेमाल देन है पुर्तगाली व्यापारियों की, जो 15वीं सदी के अंत में कोचीन, मैंगलोर और गोवा तक आ पहुंचे थे। और इस बेरी बिरयानी की शुरुआत 15वीं सदी के बाद की ही होगी, जब यहां हरी मिर्चों की खेती शुरू हुई। आज भले ही इन तटों पे अरबी व्यापारी ना आए, मगर उनके वंशज और उनका खाना आज भी जिंदा रखे हैं उनकी विरासत को।
पश्चिम भारत के खाने की कहानी तब तक अधूरी है जब तक जिक्र ना हो उस शहर का जो खुद कहानियां बुनता है। मुंबई, 7 जजीरों से बुना हुआ ये शहर एक जश्न है जिंदगी का। यहां की हर गली एक गजल और हर सड़क एक नज्म है, जहां आ बसते हैं देश भर से आए लोग। उलझे मांझे के जैसी इन पेचीदा सड़कों पे गाड़ियां भले ही रेंग रेंग के चलें, मगर यहां की जिंदगी हमेशा फास्ट लेन में चलती है और इस तेज रफ्तार से जीने वाले लोगों को आदत है ऑन द गो खाने की। और इसी आदत का नतीजा है हर लोकल स्टेशन और गली में मिलने वाला वड़ा पाव। माना जाता है कि इस वड़ा पाव की शुरुआत 1970 के आसपास हुई, जब यहां की लोकल ट्रेन स्टेशन पे ऐसे खाने की जरूरत थी जो किफायती हो, चलते हुए आसानी से खाया जा सके और लोगों का पेट भी भर सके। वड़ा पाव भले ही यहां की इजाद हो, मगर इस वड़े को लपेटे हुआ ये पाव भारत के पश्चिमी तटों पे पहुंचा पुर्तगालियों के साथ आज से कुछ 500 साल पहले। क्योंकि ये पाव 4 टुकड़ों में आता था, तो पाव भर नाप के हिसाब से इसका नाम पाव पड़ा। और कई लोगों का यह भी मानना है कि इस पाव के आटे को पैर से गूंदा जाता और तभी इसका नाम पाव पड़ा। आज चाय की थड़ी पे मिलने वाला मस्का पाव हो, रेलवे स्टेशन का वड़ा पाव या यहाँ की चौपाटी में मिलने वाली पाव भाजी, मुंबई के खाने में इस पाव ने अपने पांव फैला रखे। और मुंबई के खाने की बात तब तक अधूरी है जब तक बात ना हो पाव भाजी की। आलू, गाजर, मटर, गोभी और सब्जियों को घोट के बनने वाली ये लाल और मसालेदार पाव भाजी उतनी ही मशहूर है जितना कि गेटवे ऑफ इंडिया। और एक टिक्की नमकीन मक्खन में तले खस्ता पाव के साथ खाने से इसका स्वाद दोबाला हो जाता है। इस पाव भाजी की इजाद के साथ जुड़ी हैं कई दिलचस्प कहानियां। कई लोगों के अनुसार इस डिश की शुरुआत हुई 19वीं सदी में, जब बंबई की मिलों में काम करने वाले मजदूरों को ऐसे खाने की जरूरत थी जो किफायती हो और लंबे समय तक इनका पेट भर सके। एक और कहानी के अनुसार दलाल स्ट्रीट पे शेयर बाजार के व्यापारी रात भर शेयर ट्रेडिंग करते विदेशी बाजारों के साथ। और लाजमी था कि आदमी रात भर काम करे तो उन्हें भूख भी लगेगी। इसी भूख के जवाब में आसपास के रेस्टोरेंट्स ने दिन भर की बची हुई सब्जियों को 7 घोट पाव के साथ परोसना शुरू किया। अब चाहे इस पाव भाजी की शुरुआत कहीं से भी हुई हो, आज चौपाटी से लेके मुंबई के बाजारों में इस पाव भाजी का स्वाद और खुशबू हर जगह देखने को मिलती है। हिंदुस्तान के पश्चिमी छोर का आखिरी पड़ाव गुजरात अपने आप में एक गुलदस्ता है हिंदुस्तान की सांस्कृतिक विविधता का। सफेद और वीरान कच्छ में रहने वाले कबीले, सौराष्ट्र के व्यापारी, बंटवारे के बाद यहां आ बसे सिंधी, अहमदाबाद, बड़ौदा और सूरत जैसे शहरों में रहते हिंदू, मुसलमान और पारसी। जिस तरह गुजरात ने इन सब समुदायों को अपनी गोद में समेटा है, उसी तरह इनका खाना भी आ मिलता है गुजराती थाली में। कड़ी, दाल, खमन, ढोकला, खिचड़ी, आमरस, मौसमी सब्जियां और बाजरे का रोटला गुजराती थाली में शुमार खाने की फेहरिस्त का मुकाबला देश की कोई और थाली नहीं कर सकती। कोई अगर पूछे कि गुजराती थाली में इतने सारे आइटम्स क्यों हैं, 25-30 आइटम्स क्यों हैं, इसका मतलब नहीं है कि दे आर चॉइसेस। वो सब चीज़ें ऐसी बैलेंस में है कि they complement each other, they don't supplement each other. It's like different notes of a symphony, different players in an orchestra
who each has a role to play. So even in while eating a thali, the person experiencing becomes like a conductor, and it is up to him कि किसको हाई करे, किसको लो करे, कौन से टेक्सचर को बढ़ाए, किसको कम करे, और वो एक एक मॉर्सल खा के डिसाइड कर सकता है. He can decide on exactly what he wants just by amount he dips it into the dal or dips it into the chutney or dips it into the pickle. तो ये चीज़ is very special about the format of a thali, which is not experienceable in a 3-course meal, because each one will taste the same meal. So this is the unique thing about eating thali, Gujarati thali. रेस्टोरेंट्स में परोसी जाने वाली थाली हाल फिलहाल का ही एक चलन है, जहां तय दाम में अलग अलग वैरायटी के पेट भर खाने की मांग बढ़ी। मगर इस थाली के सिद्धांत आयुर्वेद में दर्ज षड रस में मिलते हैं, जहां अलग अलग स्वाद का खाना साथ एक नियम से परोसा जाता है। आंखों में आफताब और एड़ियों तले हिमालय की बर्फ समेट के ही पता चलता है चाय की चुस्की का असली मजा। धूप के थपेड़े खा रेगिस्तान के संग तपने के बाद ही महसूस होता है कि पानी का भी एक स्वाद है। खुशहाल खेतों में एक किसान को पसीना बहाते देख नजर आता है भगवान का अक्स। दरिया में तैरती एक मछुआरे की नाव साहिल तक लाती है समुद्र के साथ बहते स्वर। तस्वीरों, किताबों और कहानियों से भी ज्यादा हिंदुस्तान के इतिहास और तहजीब को महसूस करने और करीब से जानने का जरिया है यहाँ का खाना, जिसने हर दौर और दिशा के साथ एक नया पन्ना पलटा, जहां इतिहास की लौ हरदम बनी रही हमारे खाने के जरिए। कश्मीर का गुश्तावा उतनी ही नरमी से जुबान पे घुलता है जितनी की फारसी और पुश्तू जुबान। गुरुद्वारे में परोसा लंगर भूख के साथ मिटाता है मजहबी बैर। ब्रज और बनारस के घाट उतने ही प्राचीन हैं जितनी यहां के मंदिरों में चढ़ने वाली खीर। राजस्थानी बाटी का स्वाद आज भी हिसाब रखे है उन व्यापारियों का जो इसे लंबे सफर पे ले जाया करते थे। गोवन घरों में पकते विंदालू और सोरपतल आज भी दोहराते हैं पुर्तगाली जहाजों में सुनी कहानियां। हैदराबाद में मिलता हलीम हर लम्हा ये एहसास कराता है कि स्वाद जेब का मोहताज नहीं। हिंदुस्तान का खाना एक दम भरता सिलसिला है जो इतिहास की डोर से पिरोए बैठा है इस महान देश की तहजीब और सभ्यता को। राजा रसोई और अन्य कहानियां में हम घूमे हिंदुस्तान के कोने कोने में स्वाद और कहानियां बटोरते हुए। ये वो किस्से हैं जहां बेनाम गलियों के अंधेरों में नूर मिलता था एक सिगरी का, जहां महलों के टिमटिमाते झूमर के तले चमके वर्क चढ़े पकवान, जहां बड़े बड़े देगों से खाने के साथ निकलती थी सैकड़ों कहानियां। ये थी कहानी हिंदुस्तान के खाने की।